नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। क्या वाकई में हमारे प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति में कोई समानता है? अभय दुबे जी ने विस्तार से ये बातचीत की और समझाया आपको एक-एक बिंदु पर कि किस तरह ईरान ने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए, ट्रंप कितने परेशान और हैरान हैं। क्या-क्या कहा, सीधा मैं उनके पास आपको लेके चलता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना और जॉइन करना ना भूलें। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। ट्रंप की हालत देख के अब मुझे तरस आने लगा है सच में। कोई अहंकारी आदमी का अंत कैसे होता है ये ट्रंप को देखकर समझ आ रहा है। ईरान को बच्चा समझा था, मुझे वो गाना याद आता है। लोग कहते हैं मैं बड़ा कॉमेडी करते रहता हूँ, लेकिन मुझे वो गाना याद आ रहा है, छोटा बच्चा समझ के हमको ना तड़पाना रे। तो वो जो छोटा बच्चा समझा था ईरान को, वो तो ताऊ निकला। ईरान रोज जिस तरह से हमले कर रहा है, एक एक नई चीज निकाल के ला रहा है, ट्रंप की उनको चूल्हे हिला दिए। अमेरिका जैसी जगह पर 1 करोड़ लोग सड़क पे आ जाएं कि हमको राजा नहीं चाहिए, तो राजा की नींद तो उड़ जाएगी। और मुझे लगता है एक एक संदेशा और है कि जो आदमी हिटलर हो जाता है, उसके सपने फिर ऐसे ही टूटते हैं। वो शेर की मुझे एक्यूरेट लाइन तो याद नहीं है, लेकिन वो शेर ये है कि जिन बुतों में आ जाती है खुदा की बू, वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। अब तो पोप ने भी कह दिया कि हम आशीर्वाद नहीं दे सकते, कि ईश्वर को खून से सने हाथ पसंद नहीं आते। आज उदय प्रताप जी पूर्व सांसद हैं और बहुत अच्छे कवि हैं। आज वो मेरे ऑफिस में आए थे और फिर युद्ध के ऊपर उन्होंने बहुत सारी कविता सुनाई और भाव ये था कि ये देश जो है, हमारा भारत जो है, ये बुद्ध का देश था। ऐसे युद्ध को रोकने की कोशिशें करनी चाहिए। ट्रंप की जो हालत है, जो ट्रंप का घमंड टूटा है, क्या लग रहा है ये घमंड अभी और टूटेगा अभय जी? देखिए, आपने आदरणीय उदय प्रताप जी का हवाला दिया और मुझे याद आ रहा है वो दिन जब उदय प्रताप जी मेरे घर में बैठे हुए लंच कर रहे थे। बात थोड़ी अरे सी वाह! पुरानी है, तब वो राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन हम लोग बचपन से उनकी कविताएं सुनते रहे हैं और उनकी एक कविता है टीचर और इंजीनियर। अच्छा। इसकी एक लाइन है, हाँ, टीचर और इंजीनियर, इसकी एक लाइन है। टीचर वो इंजीनियर से वो कह रहा है कि टीचर इंजीनियर से कह रहा है कि तुम इंजीनियर हो, डैम ही बनाते हो, हम कैसा भी डैम हो आदमी बनाते हैं। ये उनकी मशहूर लाइन है उस कविता की। तो उदय प्रताप जी तो हम सबके आदरणीय हैं और उनकी कविताएं सुनकर उनके ऊपर सोचते हुए हम सब लोग बड़े हुए। आज मैंने उनका इंटरव्यू किया है, बहुत जल्दी 4 पीएम पॉडकास्ट पे आएगा। बड़ा मजा आया मुझे उनसे उनकी कविताएं सुन के, और वास्तव मेरा में कहना है कि दो कमाल की लोग बात। हैं जिनके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। एक का नाम है डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और एक का नाम है नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों में समानताएं भी हैं और इन दोनों में अंतर भी है। इन दोनों में समानता ये है कि ये लोग लोकतंत्र के हामी नहीं है। ये लोग लोकतंत्र की आड़ में अपनी निरंकुशता स्थापित करते हैं, ट्रंप भी और मोदी भी। अंतर क्या है? अंतर ये है कि ट्रंप जो है उसको खुलेआम कहता है और छाती ठोक के कहता है। मोदी जी जो हैं उसको छिपा जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर मुंह से उनकी आवाज नहीं निकलती। अपनी कही हुई बात और अपने किए हुए काम का बचाव भी नहीं करते वो। ट्रंप के साथ अलग बात है। ट्रंप और मोदी में समानताएं हैं और अंतर भी है, इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अब ट्रंप को देखिए आप, ट्रंप की जो जलालत है, ट्रंप का जो घटियापन है, वो उस समय निकल कर आया। मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, कमीनेपन की इंतहा है। उस समय निकल के आया जब ट्रंप ने ये कहा कि मैं ईरान को, अगर ईरान ने अपने अपने संवर्धित यूरेनियम को जलाकर उसकी राख हमें भेंट नहीं की, सुनिए आप, अपने संवर्धित एनरिच्ड यूरेनियम को जलाकर अपनी राख हमें भेंट नहीं की, तो मैं ईरान को पूरी तरह राख कर दूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं ईरान के ऊपर एटम बम डाल दूंगा। इसका यही मतलब है। ये आदमी खुलकर एटम बम डालने की धमकी दे रहा है जब ये युद्ध में ईरान को पराजित नहीं कर पाया, जब ये डिप्लोमेसी के जो हथकंडे हैं उनसे भी ईरान को पराजित नहीं कर पा रहा है। ईरान कह रहा है कि हमारी ट्रंप से कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही, मध्यस्थों के जरिए संदेश भिजवा रहे हैं जो हमें स्वीकार नहीं है। ये है डोनाल्ड ट्रंप। नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं,
युद्ध से 36 घंटे पहले वो नेतन्याहू के साथ हाथ में हाथ डाले खड़े हुए थे। उसके बाद में 28 जनवरी को हमला हो जाता है ईरान के ऊपर। नरेंद्र मोदी ने आज तक अपने उस दौरे का बचाव नहीं किया है और ना ही उस दौरे के लिए अफसोस व्यक्त किया है। ये दोनों में से एक काम तो उन्हें करना चाहिए था। या तो वो कहते हैं कि भाई हमने दौरा गलती की, नहीं जाना चाहिए था, वक्त गलत था, हम गए थे अच्छे इरादे से, लेकिन बात बनी नहीं, गलती हो गई, खत्म हो गई बात। गलती मान लेने वालों को जनता न केवल माफ करती है बल्कि उनका सम्मान भी करती है। उनको राजनीतिक फायदा भी होता है गलती मान लेने से, हम लोग कई बार देख चुके हैं। या नरेंद्र मोदी ये कहते कि हम बिल्कुल ठीक गए थे और हम बार बार ऐसा करेंगे, हमें बिल्कुल जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, हम नेतन्याहू और ट्रंप के साथ हैं, इसी में भारत का भला है। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं ये मानता हूं कि हम जो कदम उठाए हैं, हमने जो रास्ता चुना है, हमने विदेश नीति जो बदली है, वो बिल्कुल ठीक है। या वो ये कहते ना उन्होंने वो किया ना उन्होंने ये किया, उन्होंने एक तीसरा काम किया, चुप्पी साध ली। उन्होंने ही चुप्पी नहीं साधी, उनके विदेश मंत्रालय ने भी उनके इजराइल दौरे के ऊपर कुछ भी नहीं कहा आज तक। कम से कम जब ट्रंप ने उनकी सीरियल इंसल्ट की थी तब विदेश मंत्रालय ने ये तो कहा था कि भाई हम पाकिस्तान और हमारे बीच में सारे मसले द्विपक्षीय हैं, उसमें तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। लेकिन इजराइल में मोदी के जाने के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ट्रंप और मोदी में क्या फर्क है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं। आप देखिए, ट्रंप एक ऐसा नेता है जो अलोकप्रियता का जोखिम उठाते हुए भी हर इस तरह की बात करता है जिससे उसकी बाद में इतिहास में दर्ज हो और लोग सोचें कि हमारा नेता कितना बुरा था, कितना शैतान था, कितना बड़ा शैतान था। मोदी जी बहुत तिकड़मबाज हैं। वो हर काम वो करते हैं जो ट्रंप और नेतन्याहू करता है, लेकिन बाद में वो चुपचाप पतली गली से निकल जाने के लिए पतली गली खोजने लगते हैं, जो आजकल वो खोज रहे हैं। आप देखिए, ये तुलना आपको किसी ने नहीं की होगी। आपके साथ इतने लोगों से आप बातचीत करते हैं, इतना बड़ा आप प्लेटफॉर्म चलाते हैं, रोज आप 20 वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, लेकिन आप देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। इसको समझना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री में क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानता है। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये अंतर तो साफ नजर आता है कि ट्रंप जो करते हैं उसकी चिंता नहीं करते, या फिर चिंता इस तरह करते हैं कि जब एपस्टीन की फाइलें सामने आती हैं और ट्रंप साहब छोटी छोटी बच्चियों के शरीर को जानवरों की तरह नोचते और खसोटते नजर आते हैं, तब वो एक युद्ध का ऐलान करते हैं। लोग कह रहे हैं कि एपस्टीन फाइलों से ध्यान हटाने के लिए युद्ध की साजिश रची गई। और बात भी ठीक है, जब से युद्ध हो रहा है, सब सोशल मीडिया हो, टीवी चैनल हो, सिर्फ युद्ध है, एपस्टीन की फाइलें गायब हैं। आपको लगता है कि इस युद्ध के पीछे कहीं ना कहीं एपस्टीन की फाइलों का दर्द है, उन बच्चियों की चीखें हैं, खामोश करने की कवायद है? देखिए, अगर आप फौरी तौर पर देखें, हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक तो फौरी पहलू होता है, इमीडिएट एस्पेक्ट, एक होता है दूरगामी आयाम। तो इसके फौरी पहलुओं को देखें तो मुझे लगता है कि ट्रंप ने दो बातों की तरफ से ध्यान हटाने के लिए युद्ध का इस्तेमाल किया। एक, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, उनके सारे टैरिफ्स उन्होंने कूड़ेदान में उठा के फेंक दिए, तो ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा। उनकी टैरिफ रणनीति पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई और वो उसके उभरने की कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है। दूसरा, एप्स्टीन फाइलों की वजह से पहले से उनकी बदनामी हो रही थी और वो उसमें बुरी तरीके से फंसे हुए थे। इसलिए ट्रंप ऐसा कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे कि लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले और एप्स्टीन फाइलें उसके सामने बौनी लगने लगे, महत्वहीन लगने लगे उसके सामने। इसके ये तो युद्ध का उन्होंने इस्तेमाल किया, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन एक दूसरा बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा एक कारण है, वो ये है कि ट्रंप दुनिया की जो एनर्जी सप्लाई का हब है, उस हब को कंट्रोल करना चाहते थे। वो चाहते थे वो हब उनके हाथ में आ जाए।
इस हब को वो एक हद तक कंट्रोल कर चुके थे जब उन्होंने पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका ने अपना कब्जा जमा लिया। मिडिल ईस्ट का जो खाड़ी काउंसिल के देश हैं, दुबई, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, बहरीन, ये सब जो है ना, कुवैत, इन सब पे, तो ये सब अमेरिकी छाते के नीचे आ गए। तो इनके अमेरिकी छाते के नीचे आने से ट्रंप अमेरिका को वो हो गया। दूसरा उन्होंने काम ये किया कि वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, उनके राष्ट्रपति और उनकी बीवी का उन्होंने अपहरण कर लिया, तो वेनेजुएला का तेल भी उनके कब्जे में आ गया। अब दुनिया के सारे तेल का 4% तेल चीन, वो ईरान के पास था। तो उन्होंने सोचा कि हम ईरान के तेल पर भी कब्जा कर लेते हैं, और जिस जगह से सारा दुनिया का 20% तेल और 20% गैस गुजरती है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, होर्मुज जलडमरू मध्य, अगर हम ईरान पे कब्जा कर लेंगे तो हम होर्मुज पे भी कब्जा कर लेंगे, क्योंकि होर्मुज का वो एक खास तरह का इलाका, शायद 5-7 किलोमीटर का इलाका एक ऐसा है जहां पे होर्मुज समुद्र में गहराई काफी है उसकी। तो जो बड़े बड़े जहाज तेलों से भरे हुए आते हैं और गैस से भरे हुए आते हैं, उनको काफी गहराई की जरूरत होती है। जहां समुद्र गहरा होता है वहीं से वो पार कर सकते हैं। वो जगह ईरान के तट पे है, खर्ग आइलैंड वगैरह सब ईरान का तट है ना लंबा, वहां पे है। वही जगह है जहां ईरान ने नाकेबंदी कर रखी है। पूरी होर्मुज थोड़ी नाकेबंदी कर, बस उतनी जगह में नाकेबंदी करने की जरूरत है उसको, जहां से तेल से भरा हुआ जहाज गुजरना लाजमी है, बाकी जगह तो गुजर ही नहीं सकता, फंस जाएगा समुद्र में। ईरान ने वहीं नाकेबंदी कर दी और वो उसके तट से जुड़े हुए हैं। उसका उस समुद्र का एक खासा बड़ा इलाका ईरान के वैधानिक रूप से ईरान के पानी में आता है। ईरान का जो पानी होता है समुद्र से, भारत का हिंद महासागर में एक समुद्र में भारत का एक इलाका है, उसमें ईरान का भी वहां पे अरब की खाड़ी में एक इलाका है, फारस की खाड़ी में एक इलाका है ईरान का। तो ईरान ने वहीं नाकेबंदी कर रखी है। तो ये वो चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप कि वहां से ईरान पे कब्जा कर लेंगे तो वो इलाका जो है वो उनके हाथ में आ जाएगा और फिर पूरी तरह दुनिया के वो तेल सम्राट हो जाएंगे। ही वुड बिकम ए ऑयल एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। वेनेजुएला का तेल उनके पास है, पूरे खाड़ी के सब देशों का तेल उनके पास है, और ईरान का तेल भी उनके पास है, और खुद भी वो तेल के बहुत बड़े उत्पादक हैं। अमेरिका खुद भी अपना सारा तेल तो अमेरिका पैदा करता ही है। अब चीन अमेरिका को दुनिया से एक बूंद तेल भी नहीं चाहिए, खुद ही पैदा करता है अमेरिका, और बाकी दुनिया को बेचता भी है अमेरिका बहुत बड़ा तेल का उत्पादक है। तो ये पूरी डिजाइन इसके पीछे थी। अच्छा, इसमें मैं ये कहूंगा कि ईरान के रणनीतिकारों ने इस बात को अच्छी तरीके से भांपा कि सब कुछ जो प्रपंच है इसके पीछे असली मामला ये है। इसलिए उन्होंने पहला काम ये किया कि उन्होंने वहां पे युद्ध की शुरुआत में ही, जब सब लोगों का होर्मुज की तरफ ध्यान भी नहीं था, वहां सुरंगें बिछानी शुरू कर दी। और पूरा वो इलाका जो नाजुक इलाका है जहां से किसी भी जहाज का निकलना जरूरी है, वहां उन्होंने सुरंगें बिछा दी और अपना टोल बूथ बना दिया। ऐलान कर दिया कि यहां से जो निकलेगा वो हमको टोल देके जाएगा। वो टोल वो ये नहीं है जो 150-200 रुपए, 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक टोल हम लोग दिल्ली से और लखनऊ तक जाते हैं तो जाने कितनी जगह देते हैं। ये जबरदस्त एक तेल की जहाज से चलने वाला डॉलरों में एक जबरदस्त टोल है। इस वक्त स्थिति क्या है कि कोई भी जहाज वहां से गुजरता है तो ईरान की फोर्सेस उसका कार्गो चेक करती हैं। अगर उसमें तेल वेल भरा हुआ हो तो गुजर ही नहीं सकता, अगर तेल वेल नहीं भरा हुआ, कोई दूसरी चीजें भरी हुई हैं तो वो जाता है, लेकिन ईरान के खाते में पहले डॉलर पहुंच जाते हैं। ईरान पहले से ही वहां टोल वसूलना शुरू कर दिया। यानी जब ईरान कभी सोचता भी नहीं था कि कभी वो होर्मुज में टोल वसूलेगा, वो उसकी आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत होगा। इस वक्त हालत यह है कि होर्मुज पे ईरान का कब्जा हो गया है, जिसके इलाके को चिकन नेक कहते हैं, छोटी सी पतली सी गर्दन, वहां पे उसका कब्जा हो गया है और वो बड़े पैमाने पर अपने खजाने भर रहा है उससे। और अमेरिका जीत नहीं पाया युद्ध को। अमेरिका जीत जाता तो इस वक्त अमेरिका टोल वसूल रहा होता, ये एहसान कर रहा होता दूसरे देशों के ऊपर, देखिए आप हमारे कब्जे वाले इलाके से निकल सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो बैठे बिठाए लॉटरी लग गई उसकी तो। हाँ, या ईरान ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे विश्व युद्ध के बाद से कितने साल हो गए अभी तक, देखिए 45 से अभी तक जोड़ लीजिए आप, तो इतने साल से होर्मुज तो खुला हुआ था सबके लिए, सब लोग आ जा रहे थे।
सही अब बात है। ईरान वहां पे काबिज है। ईरान के पास दुनिया का 4% तेल था, लेकिन इस वक्त दुनिया के 20% तेल और 20% गैस पर कब्जा किए हुए बैठा हुआ है। बहुत बड़ी और सब ताकत। कुछ और वो अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है कि जो करते बने तो कर लो। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ के कह रहा है कि एटम बम डाल दूंगा। एटम बम का नाम नहीं लेता है वो, लेकिन एटम बम डाल दूंगा, सब कुछ मटिया मेट कर दूंगा। ये स्थिति है। लेकिन अब अच्छा मुझे, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा आपने कहा भी कि पोप तक ने डोनाल्ड ट्रंप को झाड़ दिया है। हाँ, खून से सने हाथ अब अगर हाँ, वो भगवान ये को सब सींचे। चीजें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं। जी। अच्छा ये बताइए कि क्या इतना आसान होता है कोई देश का शासक कहे कि जाओ ईरान पे एटम बम गिराए आओ? जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के बाद देखिए, जो जो, अमेरिका की व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति जो है वो कमांडर इन चीफ होता है, और एटम बम का अटैक करना है, एटमी अटैक करना है, ये राष्ट्रपति ही तय करता है। वहां पे एक वो होता है जो हमने फिल्मों में देखा है कि उसको यूं अपना हाथ रखना पड़ता है उसके ऊपर, उससे वो आदेश पूरा मतलब जो जाता है एटम बम डालने का, जो एक आज तक केवल एक ही बार रखा गया है। द्वितीय विश्व जब खत्म हो रहा था हिरोशिमा और नागासाकी में बम डालने के लिए हैरी ट्रूमैन उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आज तक अमेरिका को पूरी दुनिया गाली देती है कि मानवता का संहार कर दिया, मानवता का दुश्मन देखो, है। अमेरिका को दुनिया की गाली की कोई परवाह नहीं है संजय जी। अमेरिका को मैं नहीं, मेरे जैसे हकीर आदमी ने, मेरे जैसे मामूली आदमी ने करोड़ों गालियां आज तक अपनी जिंदगी में दे दी होंगी। मेरे ख्याल से लाखों गालियां आपने भी दी होंगी। हम सब लोग, अमेरिका को सारी दुनिया कोसती है। यही तो विरोधाभास है। सारी दुनिया अमेरिका को कोसती है, और लेकिन अमेरिकी मॉडल में विश्वास भी करती है। अमेरिका घूमने भी जाती है। अमेरिका घूमने जाती है तो अमेरिका की आप टूरिस्ट इकोनॉमी है उसमें अपना योगदान भी करते हैं। मतलब हम नहीं, अपनी कमाई अमेरिका को देते हैं उसके जरिए। लेकिन अभय जी मैं क्षमा चाह रहा हूँ कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि पूरी दुनिया गाली देती है। कुछ लोग माई फ्रेंड ट्रम्प भी कहते हैं, वहां जाके कहते हैं। हाँ, वो भी है, वो भी है। और आप खास बात यह है कि वो लोग जो कहते हैं माई फ्रेंड ट्रम्प, जो वो लोग कहते हैं, आप सोचिए कि मैंने पहले ही कह दिया कि उनमें और ट्रम्प में क्या फर्क है। ट्रम्प की हम बहुत निंदा करते हैं, फिर भी ट्रम्प जो जैसा है वैसा है, और वो साफ तौर पर कहता है वो अपनी सारी ईविल, अपनी सारी शैतानियत, अपना सारा जो उसका जो खलनायकत्व है, मतलब जो है वो उसके साथ दुनिया के मंच पे मौजूद है। अपने उसके 3 पीस सूट के, उसके नीले सूट के नीचे और लाल टाई के नीचे जो है जितनी भी शैतानियत है, वो सारी की सारी वो खुल के दुनिया को दिखा रहा है। जब वो कहता है कि हम राख बना देंगे इसको, अगर आपने अपना यूरेनियम जला के उसकी राख हमें बैठने की। लेकिन क्या गुंडागर्दी है? यहाँ पे आपके पास जो नेता है वो अलग तरह का नेता है। वो कहता है कि वो चैनल बंद करा देंगे, ट्विटर बंद करा देंगे, फेसबुक बंद करा देंगे, आवाज बंद हाँ, करा देंगे। वो ये सब ड्रामे कर रहा है, और चुपचाप वहां बैठा हुआ अपने कारिंदों से ये सारे काम करवा रहा है। अच्छा मुझे बताइए आप अभय जी, देखिए ये आप देखिए ट्रम्प के खिलाफ भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट के, यौन दुराचरण के आरोप हैं। एप्स्टीन फाइल क्या, उससे पहले ही उन्होंने एक पोर्न स्टार के साथ संबंध स्थापित किए थे, उस पर मुकदमा ही चल रहा है, उसको सजा भी उनकी हो गई, जमानत पे छूटे हुए। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीतते तो जेल में होते, हम सब लोग जानते हैं इस बात को। ऐसे ही यौन दुराचरण के आरोप हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भी है, विधानसभा में लगाए गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी यानी कितने बार कह चुके हैं, अभी मधुकेश्वर ने हंगामा काट रखा है उसके ऊपर। अच्छा मुझे बताइए अभय जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, काफी सरकार अचानक समानताएं भी हैं, मैं कह रहा हूँ काफी समानताएं भी हैं, अंतर हाँ, कहाँ है इसको समझना चाहिए। अच्छा अभय जी एक बताइए, आप तो सालों से बहुत करीब से सत्ता को, राजनीति को समझते रहे हैं, देखते रहे हैं। अचानक सरकार इतनी घबरा गई। पहले तो चलो कई बार ऐसा हुआ कि सिर्फ हमारा चैनल बंद हुआ। जब पुलवामा अटैक हुआ तो 16 पाकिस्तान के बंद और एक भारत का बंद, कि राष्ट्रविरोधी हम ही हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से गए, चैनल खुलवाया हमने, लेकिन तब किसी और का चैनल बंद नहीं हुआ। लेकिन इस बार हमारा चैनल बंद, हमारी एंकर का फिजा का इंस्टाग्राम रील बंद, हमारा फेसबुक बंद, फिर उसके बाद लाइन लग गई। उसके बाद पता चला, एक अखबार में रिपोर्ट आई कि 200-250 ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको बंद कराया जा रहा है। ये हजारों की संख्या में जो अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, ये बाढ़ आ गई है। ये क्या डर है सरकार को? कोई ऐसा भय सता गया कि कोई विद्रोह हो सकता है, पार्टी के अंदर ये विद्रोह हो सकता है? इतना क्यों डर गई? इतना तो कभी नहीं डरी थी सरकार सोशल मीडिया से। देखिए, इसमें ऐसा है कि सरकार लगातार पल पल जो है ना, ये आकलन करती है कि माहौल हमारे कितने खिलाफ हो रहा है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
ये वो पल पल अंदाजा लगाती रहती है। उसके आजकल मोदी जी के लोग देश कितने अच्छी तरीके से चलाया जाए इसमें दिलचस्पी नहीं है, सारे लोगों का दिमाग इसी में खप रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाजी हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि 2024 में देख चुके हैं कि बहुमत हाथ से निकल गया था। सोचते ऐसा ना हो 2029 में सत्ता भी हाथ से निकल जाए। इस अंदेशे से इस देश का एक एक गोदी पत्रकार जो मोदी जी की हर चाहे कितनी भी नाकामी हो उनकी सफलता के कसीदे पढ़ता रहता है वो, और तमाम सारे अफसर जो मोदी जी के दाएं बाएं हैं, मोदी जी के तमाम रणनीतिकार, सत्ता का सुख भोग रहे लोग, चाहे प्रदेशों के स्तर पर चाहे केंद्र के स्तर पर, और खुद मोदी जी, ये सब लोग इस बात से बहुत डरे हुए हैं कि सत्ता हाथ से न निकल जाए। क्यों इन्होंने जितना लोगों को परेशान किया है, जब सत्ता हाथ से निकल जाएगी तो इनका क्या हाल होगा, इस पर सोचिए। अच्छा, ये इस तरह सोशल मीडिया पे हमला करा के, ये तमाम सोशल मीडिया अकाउंट बंद करा के क्या सत्ता बच जाएगी? लोगों में गुस्सा नहीं आएगा कि अब तो बीजेपी के लोग भी कहने लगे? भाई अपनी तरफ से तो वो सारी कोशिश करेंगे, अगर हाथ से निकल जानी है तो निकलेगी ही, वो तो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से तो वो ये नहीं सोचेंगे, ये ना हो दिमाग दिल में न रह जाएगा हमने वो वाली कोशिश नहीं की। बताइए क्या दौर है? आदमी जब बीमार होता है और सांस टूट रही होती है तो इस वक्त जो इंजेक्शन जितना चाहिए सब आदमी उसको लगाता है ना, रेमडेसिविर का भी लगवाओ, ये भी लगवाओ, वो सब लगाता है। भले हो सकता है उल्टा रिएक्शन हो जाए, वो तो अलग बात है, लेकिन पूरी कोशिश तो होती है कि भाई ये ना रह जाए कि भाई हमने ये इंजेक्शन नहीं लगवाया, फलाना ऑपरेशन नहीं कराया, फलाना कैप्सूल नहीं खाया, तो वो तो हर ऑपरेशन होगा, हर कैप्सूल खाएंगे, हर इंजेक्शन लगवाएंगे, हर ऑपरेशन कराएंगे, फिर भी जान निकल गई, निकलनी होगी तो निकल जाएगी। वक्त देखिए कि जो इमरजेंसी का, आपातकाल का विरोध करते थे, जो लोकतंत्र की बात करते थे, अब वो ही मीडिया का गला घोट रहे हैं, वो ही सोशल मीडिया पे वो बीजेपी और वो जनसंघ तो ये लोग सब भूल चुके हैं। देखिए इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भुला दिया, इन्होंने लालकृष्ण अडवाणी तो है नहीं हमारे बीच में, इन्होंने लालकृष्ण अडवाणी का नाम भुला दिया, और उस जमाने के जो लोग थे, सुब्रमण्यम स्वामी, अरुण शौरी वगैरह, उन सबको भी ढक्कन बना दिया, किनारे फेंक दिया इन्होंने। ये जो बीजेपी है उस जमाने की बीजेपी नहीं है, ये कुछ और बीजेपी है। उस जमाने के अंतिम प्रतिनिधि शायद अरुण शौरी थे, अरुण जेटली थे, उस जमाने के अंतिम प्रतिनिधि अरुण जेटली थे, जिन्होंने उस जमाने से निकलकर मोदी जी का साथ दिया था। वो भी नहीं है अब, इस वक्त खत्म हो गए, वो उस जमाने का कोई व्यक्ति है नहीं, खत्म खेल, पैसा आ जाओ। क्या विडंबना है कि देश को यहाँ तक ये लोग ले आए कि जहां तक लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या हो रही है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अबे जी, क्या ये स्थिति बनी रही? लोकतंत्र के लिए संजय जी कोई मतलब ही नहीं है इन बातों का। ये तो हम लोग लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि लोकतंत्र विकसित हो रहा है कि लोकतंत्र बेहतर हो रहा है कि कमतर हो रहा है, हम लोग ये हमेशा चलाते रहते हैं बहस। इन लोगों के लिए इसका कोई मायने नहीं है। हम लोगों की इन बातों पे लोग मनी मन सोचते होंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लोकतंत्र क्या कहते रहते हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। स्थिति तो यही होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी और मुझे यकीन है ये बातचीत पसंद आई होगी। इतना खुल के बोलने वाले कम लोग हैं और इतना खुल के अमेरिका को आईना दिखाने वाले भी कम लोग हैं। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।